मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि अगर आपने ये टारगेट पेपर कर लिया तो आपके बेहतरीन नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों के भरपूर इसरार पर आज मैं आपके साथ क्लास 11 उर्दू का एक बहुत ही शानदार टारगेट पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एग्जाम में 100% आएगा और जिसे करने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एग्जाम वाले दिन हर सवाल देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि तमाम के तमाम क्वेश्चन ही आपको आते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का ये पेपर उर्दू के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलें फिर बगैर वक्त को जाया किए हम टारगेट पेपर पर तवज्जो देते हैं। ये है आप लोगों के पास क्लास 11 उर्दू का फुल टारगेट पेपर, जिसके लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे और उर्दू का पेपर आप लोगों के पास टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो आपने इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करके जानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्सा अलिफ की, जिसके अंदर आपको दी जाएंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी के MCQs। अब आप लोगों के पास ये जो पोर्शन होता है ये होता है टोटल 20 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर के तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ MCQs ही हैं। तो आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। तो इससे अलिफ में पहला सवाल आपके पास है, मुंदरजा झेल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। अब यहाँ पर आपको टोटल 20 MCQs दिए जाएंगे और आपने हर MCQs के लिए ही दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है और आपके पास जो हर MCQs होगा वो 1 नंबर का होगा। तो टोटल 20 MCQs हैं। अब बात करते हैं तैयारी की कि आपने MCQs की तैयारी करनी कहाँ से है, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 नंबर है, 20 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने पास्ट पेपर से MCQs की तैयारी करनी है। जी हाँ, आप लोगों ने लाजमी तौर पर 10 ईयर को बाय करना है और 10 ईयर के अंदर आपको जितने भी MCQs मिलेंगे आपने उनकी तैयारी लाजमी करनी है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के MCQs देता है, कहाँ से देता है। ठीक है, सेकेंड काम जो आपने करना है वो ये कि हर चैप्टर के लास्ट में जो MCQs होते हैं आपने उनकी तैयारी भी लाजमी करके जानी है। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर्स को रीड आप लोगों ने लाजमी करना है। देखिए, उर्दू है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहें बहुत मुश्किल है, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप लोग आराम से खुद रीड आउट कर सकते हैं। तो आपने लाजमी चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। दूसरा काम, उर्दू की जो बुक होती है उसके अंदर जो इंडेक्स होता है यानी कि जो फहरिस्त होती है, तो वहां पर आपको काफी सारे चैप्टर्स लिखे हुए नजर आएंगे और काफी सारे उसके सामने मुसन्निफ के नाम होंगे। तो आपने इनको लाजमी याद करके जाना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर जो है वो किस मुसन्निफ ने लिखा है या फिर कौन सी जो नज़म है वो किस शायर ने लिखी है, क्योंकि इस तरह के MCQs भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे सबक और इनके सामने जो मुसन्निफ के नाम लिखे हुए हैं ये आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपकी बुक के अंदर कितने अफसाने हैं या कितने मज़ामीन वगैरह हैं या आपकी बुक के अंदर कितने सफरनामे हैं। दूसरा, नज़मों के पोर्शन के अंदर भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नज़म किस शायर ने लिखी है। एक और बहुत ही अहम बात कि हर सबक के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है माखूज अज, मतलब लिया गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि हर सबक जो है वो किस मुसन्निफ की किस किताब से लिया गया है। तो आप देखेंगे तकरीबन आपको हर सबक के लास्ट में माखूज अज का ऑप्शन नजर आएगा, तो आपने इन्हें भी याद रखना है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको इसी वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आपने याद करके जाना है MCQs के लिए। ठीक है, और दूसरा मैं आपको यही कह सकती हूँ कि जितनी ज्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि आप तमाम के तमाम MCQs को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें और पूरे के पूरे 20 नंबर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो। और अब जरा हम बात करते हैं हिस्सा बे की। तो हिस्सा बे जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे मुख्तसर जवाब के सवाल, और जो हिस्सा बे भी होता है आपके पास वो टोटल 40 नंबर का होता है। ठीक है, तो हिस्सा बी के अंदर ना आपको टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे और आपके पास यहाँ पे हर सवाल जो होगा वो 10 नंबर का होगा। तो आपने चारों के चारों सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करके आना है ताकि आपको हर सवाल का नंबर मिले और ये कुल मिला के 40 नंबर हो जाए। तो 4 सवाल आपने हिस्सा बी में करने हैं। तो हिस्सा बी के अंदर जो आपके पास सबसे पहला सवाल है जो कि आपके पास है सवाल नंबर 2, क्योंकि आपके पास जो सवाल नंबर 1 था वो MCQs का था। अब ये दूसरा आपके पास सवाल नंबर 2 जो है तो वो हिस्सा बे से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास सवाल नंबर जो 2 है वो है दिए गए 5 अशआर में से सिर्फ 2 अशआर की तशरीह शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर करें। देखें अब होगा क्या, जैसे मैंने लिखा है 5 अशआर, आपको टोटल यहाँ पे 5 अशआर दिए जाएंगे यानी कि शेर। ठीक है, 5 अशआर होंगे और उनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही अशआर की तशरीह करनी है और साथ साथ आपने शायर का हवाला और मुख्तसर तारुफ भी देना है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए
कि आप जिस शेर की तशरीह कर रहे हैं का शायर कौन है, और आपने साथ साथ उस शायर का मुख्तसर सा तारुफ भी देना है, जो कि तकरीबन आपके पास 5 से 6 लाइनों तक का होना तो लाजमी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अशआर की तशरीह के लिए किन किन शायरों की तशरीह याद करके जानी है। तो सबसे पहले आपके पास जो शायर है वो है मीर तकी मीर, जबकि दूसरे नंबर पे आपके पास है ख्वाजा मीर दर्द, तीसरे नंबर पे आपके पास है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। बस आपने सिर्फ इन 3 शायरों की तशरीह याद करके जानी है, तो आपका तशरीहों का जो पोर्शन है ये आराम से हो जाएगा और आपको आराम से 10 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो तीनों के तीनों शायर इनकी तमाम की तमाम तशरीह आपने याद करके जानी है, ये नहीं कोई एक, इन तीनों ही शायर की 2-2 तशरीह हैं, तो वो दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों ही गजलें आपने याद करके लाजमी जानी है। अच्छा, एक और बात, अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होगा कि मिस हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो शेर है वो किस शायर ने लिखा है। सो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे पहचानना है कि जो कौन सा शेर है वो किस शायर का है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ख्वाजा मीर दर्द की गजलियात नजर आ रही होंगी। अच्छा, एक और बात पहले बता दूं, ये दोनों गजलें याद करनी है, गजल नंबर 1 और 2। ठीक है, जो जो मैंने आपको शायर दी हैं। अब आपने पहचानना कैसे, अब देखें, ख्वाजा मीर दर्द की जो गजल नंबर 1 है उसके आखिर में जो रदीफ है, मतलब जो सबसे आखिरी लफ्ज लिखा हुआ है, दूसरे शेर की दूसरी लाइन में भी देखें क्या लिखा हुआ है, का। इसी तरह तीसरे में भी का, तो सब में का लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो गजल नंबर 2 है उसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, सके, पा सके, समा सके, आ सके, ला सके, मतलब मेनली आखिर में सके सके लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह याद करना है कि ख्वाजा मीर दर्द की जो गजल है उसके अंदर आता है का और सके। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको फिर कभी भी कोई भी शेर आएगा पहचानने में बिल्कुल भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ये याद रखें कि ख्वाजा मीर दर्द की गजल में का और सकी आता है। इसी तरह अगर हम मीर तकी मीर की गजल देखें तो उसमें देखें आखिर में क्या लिखा हुआ है, मेरी रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दियार में समझा कोई ज़बां मेरी। तो आखिर में मेरी आ रहा है। इसी तरह दूसरी लाइन में भी मेरी मेरी मेरी, हर जगह मेरी मेरी है। इसी तरह गजल नंबर 2 में लिखा हुआ है था। ठीक है, दूसरी लाइन में भी लिखा हुआ है था, तो सब में एक ही लिखा हुआ है था। तो आपने याद रखना है कि मीर तकी मीर की गजल नंबर 1 और 2 के अंदर आता है मेरी और था। ठीक है, तो बस ये याद रखेंगे तो कहीं भी आपके पास कोई भी शेर आएगा आप झटपट पहचान लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपने याद रखना है कि कौन सा जो शेर है वो किस शायर ने लिखा है। अब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है उनकी गजल की जो रदीफ है वो आपने मुझे खुद कमेंट करके बतानी है कि उनकी गजल की आखिर में क्या आता है, ये आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बस एक बात याद रखिएगा कि रट्टा नहीं मारिएगा, क्योंकि ये गजलें हैं, जाहिर सी बात है, अपने पास से लिखने की कोशिश करिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही आसान लगेंगी। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो आप लोगों के पास जो सवाल नंबर 3 है हिस्सा बी का, वो है दिए गए 3 इक्तबासात में से सिर्फ एक की तशरीह सबक और मुसन्निफ के नाम के साथ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ना टोटल आपको दिए जाएंगे 3 इक्तबास। ठीक है, मतलब देखिए इक्तबास क्या होता है, मतलब आपकी बुक के अंदर जो भी सबक हैं उन सबक के अंदर से कोई भी लाइंस वो आपको उठा के दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इनकी तशरीह करें। अगर आपने सबक को पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये किस सबक की लाइंस है। ठीक है, अच्छा, एक लाइन नहीं होगी, लाइंस होंगी, मतलब तकरीबन 3 लाइंस, 4 लाइंस या 2 लाइन, इस तरीके से लाइंस मिलेंगी आपको। अच्छा, एक तो आपने उन लाइंस की तशरीह करनी है, दूसरा आपने क्या करना है, आपने मुसन्निफ का नाम भी बताना है और सबक का नाम भी बताना है। जी हाँ, आपको सिर्फ लाइन मिलेंगी और आपने बताना है उसके मुसन्निफ कौन है और साथ में आपने सबक का नाम भी बताना है कि ये किस सबक से ली गई है। ठीक है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर परेशान होने की तो जरूरत है ही नहीं। जी हाँ, अब मैं बताती हूँ आपने किन सबक की तैयारी करके जानी है ताकि आपको कोई मसला ही ना जब पेपर आप करने बैठे। तो देखें, पहला जो चैप्टर आपके पास है कौमी इत्तफाक, दूसरा आपके पास है खत्ते गालिब। जी हाँ, ये आपके पास पहला खत है, खत्ते गालिब बनाम मीर मेहदी मजरू। आपने इस खत की तैयारी करके जानी है और पहला सबक कौमी इत्तफाक, इसके अंदर भी आपने इसको अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझना है, इनकी तशरीह करनी है। और लास्ट आपके पास है ज़बानी गोया, ये आपके पास जो दूसरा सबक है। तो बस अगर आप जस्ट इन 3 सबक की तैयारी कर लेंगे, इन्हीं के सिर्फ इक्तबास कर लेंगे, तो फिर आपको इतना सा भी पेपर में मसला नहीं होगा, बल्कि बहुत हंसी खुशी के साथ बेहतरीन पेपर आप करके आएंगे। ठीक है, और ये जो तशरीह है आपके पास ये भी 10 नंबर की ही होगी, तो बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 3 की कर लें तो कोई मसला नहीं, तो इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर हासिल करेंगे पेपर में आप। बस मेनली बात वही है कि रट्टा मत मारिएगा, समझिएगा। पहला चैप्टर है खत्ते गालिब है, ज़बानी गोया, इन सबको अच्छे से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं
तशरीह करने की कोशिश कीजिएगा और बस यूँ करिए कि इनकी तशरीह को पढ़ लीजिएगा और फिर खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, तब आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर रट्टा मारने बैठेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रही हैं और वो कंफ्यूज हैं कि क्या वो मेरे टारगेट पेपर को फॉलो करें या नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको मेरे चैनल के ऊपर पिछले साल के भी टारगेट पेपर मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप देख सकते हैं कि वो टारगेट पेपर कितने परसेंट लगे हैं। इसके अलावा हर पेपर के बाद मैंने वीडियोस भी बनाई है कि मेरा जो टारगेट पेपर है वो हर सब्जेक्ट के अंदर कितने परसेंट लगा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पेपर कितने परसेंट लगे हैं तो जाके मेरी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं हिस्सा बे के सवाल नंबर 4 की, जो कि आपके पास है दी गई 3 नज़्मों में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख़याल शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर करें। जी हाँ, अब क्या होगा, अब यहाँ पे दी जाएंगी आपको टोटल 3 नज़में। उन 3 नज़्मों में से आपने किसी एक नज़म का करना है मरकज़ी ख़याल और साथ में आपने उसके शायर का मुख्तसर साथ तारुफ भी देना है। यहाँ पर भी तारुफ तकरीबन 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए। ठीक है। और ऊपर तीसरे सवाल में तो तारुफ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपने सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखना है। ठीक है। इसके अलावा जरा मैं आपको लेंथ वगैरह बता देती हूँ। तो आपके पास सबसे पहले तो हम सवाल नंबर 2 की लेंथ की बात करें तो ये जो आप अशआर की तशरीह करेंगे तो क्योंकि यहाँ 2 अशआर दिए जाएंगे आपको, तो यानी कि एक अशआर जो है वो आपके पास होगा 5 नंबर का विद हेडिंग्स। हेडिंग्स के साथ तकरीबन तकरीबन 1.5 पेज का तो आपकी एक तशरीह होनी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह अगर सवाल नंबर 3 की बात करें तो क्योंकि ये पूरा का पूरा सवाल ही 10 नंबर का है तो तकरीबन 2 पेज होने चाहिए विद हेडिंग्स। लाजमी आपने इन इक़्तिबास की तशरीह करनी है। इसके अलावा अभी हम बात करें नज़म की, अच्छा नज़म ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मतलब तकरीबन 1 पेज से भी कम की होती है, आधे पेज से ज़्यादा की 1 पेज से कम की नज़म होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो शायर का मुख्तसर तारुफ है वो अलग है, उसको नहीं गिनिएगा, मैं सिर्फ तशरीह की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि ये आपके पास जो नज़म है ये भी 10 नंबर की है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि देखिए मेनली उर्दू के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना वो आपके प्रेजेंटेशन के होते हैं। तो अगर आप जितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन पेश करेंगे एग्जामिनर के सामने, उसका दिल खुश होगा और वो आपको बेहतरीन नंबर देगा। ठीक है। तो उर्दू के अंदर तो खास तौर पे आपकी राइटिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए, आपको कट मार्कर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, बिल्कुल प्यारी प्यारी से आपने हेडिंग्स डालनी। अच्छा, वो बड़ी बड़ी हेडिंग नहीं डाल देगा कि आप समझे भाई एग्जामिनर तो है वो कहता है कि भाई जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर दूंगा, तो आप 2-2 लाइनों पे 3-3 लाइनों पे हेडिंग ही डालो, तो ऐसा नहीं करना है। कट मार्कर से लाजमी आपने कोई भी हेडिंग डालनी है वो कट मार्कर से ही डालनी है, लेकिन आपकी हेडिंग एक लाइन के अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन बहुत प्यारी सी हेडिंग आपने डालनी है। पूरा का पूरा पेपर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं गंदगी काटा पीटी तो होनी ही नहीं चाहिए उर्दू के पेपर में। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर मेनली क्या होता है, देखिए सच अगर मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर जो होते हैं ना वो एक नजर से देखकर ही पहचान लेते हैं कि जिसने पेपर दिया है वो कैसा पेपर दिया है, क्योंकि उन्होंने इतने पेपर से किए होते हैं, उनको आइडिया होता है। तो जिसकी राइटिंग बेहतरीन होती है, जिसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन होती है, वो उसको बेहतरीन नंबर दे देते हैं। इतना खास पढ़ते नहीं है, बस ऊपर ऊपर नजर मारते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि फिर आपका हम गाने वगैरह लिख के आ जाते हैं, हम कुछ भी लिखे उन्हें नजर नहीं आता, नहीं, ऐसा वैसे कुछ नहीं होता है। ठीक है। उन्हें पता होता है, वो अगर सिर्फ देख ही रहे ना तो उन्हें पता है कि आपने कैसा लिखा है, क्योंकि आपका पेश करने का तरीका ही बता देता है कि आपने किस तरीके से लिखा है। ठीक है। सो बहुत ही ध्यान के साथ नीट एंड क्लीन बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आपने उर्दू का पेपर देना है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रही कि प्रेजेंटेशन का मतलब फूल बूटियां बना दो, ये नहीं कह रही, मतलब सफाई का ख्याल रख रहे हैं ना, साफ सुथरा पेपर आप लोगों ने देना अपना। ठीक है। जरा देखते हैं कि कौन कौन सी नज़मों के आपने मरकज़ ख्याल याद करने हैं। तो सबसे पहली जो नज़म आपके पास है वो है मर्द मुसलमान, जो कि अल्लामा इकबाल की बेहतरीन नज़म है, इसकी लाजमी तैयारी करके जानी है। और याद रखिएगा कि हर नज़म के बाद आपने एक शेर भी लिखना है। एक मिनट में शेर से क्या मुराद है मेरी, वो वाला शेर नहीं जो आप नॉर्मली शेर व शायरी करते हैं, वो वाले शेर नहीं, मतलब ये जो नज़म है इनके अंदर जो शेर है वही आपने लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे कि हम मर्द मुसलमान की बात करें तो मर्द मुसलमान आपके पास जो नज़म है इसके अंदर इतने सारे शेर मौजूद हैं, तो कोई सा भी शेर जो आपको पसंद आ रहा है बस आपने वो आखिर में लिख देना है, मतलब जब मरकज़ ख्याल लिख लेंगे उसके बाद। जैसे कि अगर पहला लिखना चाहें, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। तो कोई सा भी शेर आपको पसंद आ रहा है तो आपने इसी में से ही शेर लिख देना है। ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि 10 नंबर का तो है ना, सो फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जरा हम आते हैं दूसरी नज़म की तरफ। तो दूसरी नज़म आप लोगों के पास है चुपकी दाद, बहुत इंपॉर्टेंट नज़म है, इसके अंदर भी आपने लाजमी शायर का तारुफ याद करना है और आखिर में एक शेर लिखना है। इसके अलावा नवाए सरोश और दास्तान तैयारी में बाकी, ये 4 नज़में हैं, बस इन्हीं को अगर आप कर लेंगे तो बस बहुत शानदार आप पेपर देकर आएंगे। ठीक है। जो जो मैंने बातें बताई हैं उन सबका आपने
बहुत ही ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बता दूं कि इसके अंदर चॉइस भी होती है। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, या तो आप मरकज़ी ख्याल करें, या देखें आपके पास क्या है, दिए गए एक बंद की तशरीह शायर और नज़म के नाम के साथ तहरीर करें। जी हाँ, यहाँ पर आपको ना सिर्फ एक बंद दिया जाएगा, एक बंद दिया जाएगा जिसके अंदर आपने शायर का तारुफ भी देना है और साथ में नज़म का नाम भी तहरीर करना है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बंद की तशरीह करें, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं होती। जी हाँ, लेकिन मरकज़ी ख़्याल है वो तो आपको 3 मिलेंगे और आपने 1 करना है, तो आपके पास अच्छी खासी चॉइस है। लेकिन बंद की तशरीह की बात करें तो बंद की तशरीह में कोई चॉइस नहीं है, आपके पास एक ही आएगी, वही करनी है, चाहे आपको आती है या नहीं आती है। तो बेहतर ऑप्शन आपके पास है मरकज़ी ख़्याल। लेकिन चलें, आपको अगर दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बंद की तशरीह के लिए कौन-कौन सी नज़्में वगैरह करनी पड़ेंगी। तो देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि तकरीबन तमाम नज़्में ही आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपके पास हम्द है, नात है, इसके अलावा रहे नाम अल्लाह का है, या रब चमने नज़म को, अमीर अनीस की रुबायात हैं, ये जोश की हैं, इसके अलावा ये तन बतकदीर, महक, अच्छा साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके अंदर, और चाँद मेरी ज़मीन भी नहीं है। मशवरा, इस्तग़ासा, ये वाली यहाँ से यहाँ तक कि तकरीबन इसमें अच्छी खासी नज़्में हैं, जो कि आपको बंद की तशरीह के लिए करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये करें, मरकज़ी ख़्याल करें, छोटा-सा भी होता है और बहुत ही अच्छे नंबर भी आप आराम से गेन कर लेंगे, ठीक है? सो वो ज़्यादा कर लें, बेहतर है आपके लिए। और दोनों वैसे 10-10 नंबर के ही होंगे आपके पास। अब ज़रा बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 आप लोगों के पास है, दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा और मुसन्निफ का तारुफ तहरीर करें। अब देखें, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई 3 सबक दिए जाएँगे और आपने उनमें से एक सबक का खुलासा करना है और साथ में आपने मुसन्निफ का तारुफ भी लिखना है। देखिए भई, एक बात याद रखें, अब आप हो चुके हैं बड़े। मानती हूँ मैं कि आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में उर्दू नहीं पढ़ी है, आपने 9 में पढ़ी थी। तो देखिए, जब आपने 9 में भी पढ़ी थी तो आपने नोट किया होगा कि जब भी आप 9 के अंदर कोई चैप्टर पढ़ते थे तो हर सबक को पढ़ने से पहले आपको मुसन्निफ को पढ़ना होता था। तो अब तो आप वैसे भी बड़े हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो अब मुसन्निफ जो है वो आपके साथ-साथ ही रहेंगे। अब आप उर्दू के पेपर में कोई भी सवाल करेंगे, आपको मुसन्निफ का तारुफ लाज़मी देना पड़ेगा। सो मुसन्निफ को देख के घबराए नहीं, बल्कि जो मैंने दिया बस वही याद कर लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको मसला नहीं होगा, ठीक है? यहाँ भी आपने लाज़मी मुसन्निफ का तारुफ देना है और खुलासा तकरीबन जो है वो आपका 2 पेजेस का या 1.5 पेजेस का कह लें, इतना तो लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? और खुलासे के लिए आप किन-किन सबक की तैयारी करेंगे? पहला आपके पास है बाबा नूर, ठीक है? इसके अलावा खौमा-खा की लड़ाई है, ज़ेवर का डब्बा और बेगम की बिल्ली। तो ये आपके पास 4 सबक है जिनके आपने खुलासे याद करने हैं। एक और बात पहले मैं बता दूँ कि खुलासा जो है ना वो सबक की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो चारों सबक है, इन सब की लेंथ अलग-अलग है, तो खुलासे में भी फ़र्क हो सकता है, ठीक है? बहरहाल बस 4 सबक के खुलासे कर लेंगे तो आपका ये पोर्शन भी आराम से हो जाएगा और आपको आराम से 10 नंबर मिल जाएँगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपके पास ये जो खुलासा होता है इसके अंदर भी चॉइस होती है। जी हाँ, मतलब या तो अगर आप चाहें आप खुलासा कर लें, या फिर ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या फिर दिए गए 8 मुख्तसर सवालात में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको दिए जाएँगे टोटल 8 सवाल और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 सवालों के ही जवाब देने हैं। तो ये भी आपके पास टोटल 10 नंबर का होगा, मतलब 1 सवाल 2 नंबर का आपके पास। बहरहाल अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सवालात करें, क्योंकि सवालात के लिए चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो करना ज़रा मुश्किल होता है, रिस्की भी होता है। मैं आपसे कहूँगी कि आप खुलासा कर लें, जो कि बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास है, ठीक है? क्योंकि सवालात करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी सवाल दे सकते हैं। बहरहाल अगर आप ये नोट पढ़ें जो कि मैंने लिखा है, मुख्तसर सवालात किताब की मशकों से दिए जाएँगे, लिहाज़ा असबाक़ सवालात किताब की मश्क के मुताबिक याद करें। जी हाँ, जो भी सवालात आपको दिए जाएँगे तो सबक के लास्ट में जो सवालात दिए जाते हैं उन्हीं में से दिए जाएँगे, ठीक है? कोई सबक के अंदर से इतने ख़ास नहीं दिए जाते, बट जो लास्ट में आपको दिए गए ना हर सबक के, तो बस वहीं से दिए जाएँगे। बहरहाल इसमें आपको काफ़ी सारे सबक के सवालात याद करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका ये पोर्शन होगा। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सवालात करें, बस आप खुलासा कर लेंगे तो मज़े में रहेंगे। तो खुलासा कर लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है, ठीक है? तो ये थे हिस्सा बे के टोटल 4 सवाल, जो कि अगर आपने इस टारगेट पेपर से कर लिए तो 40 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे बिल्कुल पक्के, और 20 नंबर आपके एमसीक्यूज में से हो जाएंगे। तो ये टोटल 60 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है? अब आपके पास रह गया हिस्सा जी। अगर ये वीडियो आप उस वक्त देख रहे हैं जब इम्तिहान बिल्कुल करीब है, या आपको उर्दू समझने और याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वही चीजें याद करें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप मेरा शॉर्ट वर्जन टारगेट पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन है।
जिसमें मैंने पूरा टारगेट पेपर मुख्तसर और आसान कर दिया है। जैसे कि खुलासे 4 के बजाय 2 कर दिए हैं, मरकज़ी ख्याल भी 2 कर दिए हैं, अशआर की तशरीहात और इक़्तिबास वगैरह भी कम कर दिए हैं। इसके अलावा शेरी और नसरी खुसूसियात भी कम कर दी हैं। यानी इस वर्जन में सिर्फ वही चीजें हैं जो एग्जाम में लाजमी आएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, बाकी के सारे स्टूडेंट इसी टारगेट पेपर को फॉलो करें। ये शॉर्ट वर्जन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस वीडियो को बहुत लेट देख रहे हैं, जब एग्जाम उनके सर पे आ चुकी है, या जिन्हें उर्दू याद करने में वाकई में शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जरा चलते हैं अब हम हिस्सा जीम की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास हिस्सा जीम, जिसमें आपको तफसीली जवाब के सवाल दिए जाएंगे, और हिस्सा जीम भी आप लोगों के पास जो है वो 40 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का हिस्सा बेटा और जीम भी 40 नंबर का ही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ 2 सवाल आपको करने पड़ेंगे हिस्सा जीम में। जी हाँ, मतलब एक सवाल आपके पास कितने नंबर का हुआ, 20 नंबर का, जबकि दूसरा सवाल भी 20 नंबर का हो। तो 20 नंबर के यहाँ पे आपके पास सवाल आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं इनमें से भी क्या है। और ये आप पहली बार करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि 9 में आपका इनसे पाला नहीं पड़ा, पहली बार आप इन्हें करने जा रही हैं। सो बड़े गौर से सुनिएगा। सो हिस्सा जीम में आपके पास पहला सवाल है, दिए गए 3 शौरा में से किसी एक की शायराना खुसूसियात तहरीर करें। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको कोई 3 शौरा दिए जाएंगे, 3 शायर दिए जाएंगे, और आपने किसी एक शायर की शायराना खुसूसियात तहरीर करनी है। जी हाँ, मतलब करना क्या है, मतलब जो भी आपको शायर दिया जाएगा आपने उसके बारे में बताना है, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं पूछ रहे, मतलब वो कैसी शायरी करता था, उसकी शायरी में क्या क्या खूबियां थी, कैसे करता था, सादगी थी, नजाकत थी, किस दौर की शायरी करता था, तो मुख्तलिफ चीजें आपने इसमें बतानी है। तो ये जो पूरा का पूरा सवाल है आपके पास, ये 20 नंबर का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि एक सवाल करा 20 नंबर आराम से मिल गया आपके। तो कितना मजे का सवाल है ये। अच्छा, इस सवाल के लिए पहले देख लें कि आपके पास शायर कौन कौन से हैं। तो पहला आपके पास है मीर तकी मीर, दूसरा है ख्वाजा मीर दर्द, तीसरा आपके पास है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो ये 3 शायर हैं जिनकी आप बड़े अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो ये सवाल बड़े मजे से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे देखें, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है, तकरीबन ना आपने 12 हेडिंग्स लाजमी लिखनी है। ठीक है, अब 12 हेडिंग लिखनी कैसे है देखें। सबसे पहले तो आप जो भी शायर को चूज करेंगे आपने उसका मुख्तसर तारुफ देना है। जी हाँ, मतलब बता देना उसके बारे में, वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, क्या क्या किया। सो बेसिक उसका तारुफ देना है। ठीक है, साथ में थोड़ी सी उसकी तसनीफ बता दें कि उसकी जो किताबें जो उसने लिखी है उनके बारे में। अब आपने हेडिंग डालनी है शायराना खुसूसियात की। तो अब यहाँ पे तकरीबन 10 आपने शायराना खुसूसियात लिखनी है। देखिए, मतलब एक आप सबसे पहले देंगे उसका तारुफ, फिर आप 10 हेडिंग लिखेंगे शायराना खुसूसियात के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आप लास्ट में देंगे इख्तितामिया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नाकदरीन की आरा। ठीक है, वो भी बताती हूँ भी क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया तारुफ का। ठीक है, तारुफ में आपने क्या करना है, शायर का बेसिक सा तारुफ देना है। उसके बाद 10 हेडिंग आपने लिखनी है शायराना खुसूसियात के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आपने हेडिंग डाली सादगी की, तो फिर आपने बताना है कि शायर जो है वो अपनी शायरी में सादगी का बहुत इस्तेमाल करते थे, सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह आपने बताना है, आपको बासानी नोट्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, एक और बात, हर हेडिंग के अंदर आपने एक शेर लाजमी लिखना है उसी शायर का। जी हाँ, मतलब मीर तकी मीर की अगर आप सादगी की हेडिंग लिख रहे हैं तो आपने सादगी का मीर तकी मीर का ही उसके साथ शेर लिखना है। तो मतलब 10 शेर लाजमी लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। जारी बात है, देखिए 20 नंबर है, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, तो हर हेडिंग के साथ शेर लाजमी लिखना है। अगर दर्द और गम की हेडिंग है तो दर्द और गम का ही शेर आप लिखेंगे, सही है। और लास्ट में आप लिखेंगे नाकदीन की आरा। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आप ये बताएंगे कि जो दूसरे शायर हैं वो इन शायर के बारे में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर है, जैसे कि आपके पास, आपने बताना है कि कोई जो दूसरा शायर है वो मीर तकी मीर के बारे में क्या कहता है। जैसे कि मीर तकी मीर को शहनशाह सुखन कहा जाता है, तो ये किसने कहा है, आपने उसका नाम लिखना है। जैसे कि राम बाबू सकीना कहते हैं कि मीर तकी मीर को शहनशाह सुखन कहा जाता है। तो मतलब इस तरीके से आपने बताना है। मतलब यहाँ पे तकरीबन ना आपने 3 नाकदीन की आरा लाजमी लिखनी है। ठीक है, सो इस तरीके से आप करेंगे। अब एक और बात बताती हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं आपके साथ हूँ तो नहीं परेशान होना आपने। आपको पूरी की पूरी ये नाकदीन की जो आरा है, या फिर ये जो पूरे के पूरा आपके पास सवाल नंबर 6 है जिसमें आपको शायराना खुसूसियात लिखनी है, आपको मेरे चैनल के ऊपर
ये शायराना खुसूसियात बहुत ही आसान अल्फाज में पूरी प्रॉपर हेडिंग के साथ, प्रॉपर अशआर के साथ, नाकादीन की आरा के साथ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो बस आप उनकी तैयारी कर लेंगे, उससे याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। आपको इन तीनों की ही शायराना खुसूसियात मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है? तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। सही है? प्रॉपर तरीके से बहुत आसान अल्फाज के अंदर मैंने दिया है ताकि आपको मसला ना, आप झटपट याद करें और आपका सवाल आराम से डन हो जाए। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो उस वीडियो को देखेंगे तो प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब जरा बात करते हैं हिस्सा जीम के आखिरी सवाल की, जो कि आपके पास है। दिए गए 3 नसर निगारों में से किसी एक की नसरी खुसूसियात तहरीर करें। देखिए ये भी सेम सवाल है। ऊपर आपको शायर दिए गए थे या नीचे आपको नसर निगार दिए गए हैं, ठीक है? अब क्या करना है, 3 नसर निगार दिए जाएंगे, किसी एक की नसरी खुसूसियात लिखनी है। मतलब वही कि जो भी आपके पास नसर निगार है वो किस तरह की नसर निगारी करता था, कैसे लिखता था, कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल करता था, ठीक है? तो वही बस आपने उनकी नस्ल खुसूसियात के बारे में बताना है, ठीक है? ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, उतनी ही इसमें हेडिंग्स होंगी जितनी कि आप शायराना खुसूसियात में लिखेंगे। लेकिन फिर भी चलें आप 10 हेडिंग्स कर लीजिएगा, ठीक है? तब भी ये सवाल सही रहेगा। 12 अगर आप नहीं कर सकते तो 10 हेडिंग भी कर लेंगे तो चल जाएगा। सबसे पहले तो आपने तारुफ लाज़मी लिखना है, जो भी मुसन्निफ आप लिखेंगे उसका तारुफ लाज़मी देना है, फिर नस्ल खुसूसियात की हेडिंग्स लिखनी है। हर हेडिंग में शेर लाज़मी होना चाहिए उसी शायर का या उसी मुसन्निफ का। अच्छा, अब क्योंकि देखिए यहाँ मुसन्निफ है, तो मुसन्निफों के तो शेर नहीं होते हैं क्योंकि मुसन्निफ तो नसर निगारी करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोटेशन लिखनी है। जी हाँ, मतलब जैसे कि सबसे पहले आपके पास है सर सैयद अहमद खान, तो आपने बताना है कि सर सैयद अहमद खान के बारे में किसी दूसरे मुसन्निफ ने क्या कहा है, ठीक है? इसी तरह हर हेडिंग के अंदर आप कोई कोटेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने सादगी की हेडिंग डाली है, तो आप बताएंगे कि कोई दूसरा जो मुसन्निफ है वो सर सैयद अहमद खान की सादगी के बारे में क्या कहता है। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है? आपके पास यहाँ पे कौन है, पहला आपके पास है सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद और इम्तियाज अली ताज। तो बस आप सिर्फ इन 3 ही मुसन्निफ की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए तो इंशाल्लाह ये सवाल भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि बेसिकली है तो सेकंड ईयर वालों की। बहरहाल उसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे 3 मुसन्निफों के लिए आप एक ही जवाब लिख सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप देखना चाहें तो उसको देखकर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? और क्योंकि उसमें जो इख्तितानिया का पोर्शन है वो आप अपनी तीनों की तीनों हेडिंग में सेम लिख सकते हैं, ठीक है? तो देख लीजिएगा उसको भी एक नज़र, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। और अच्छा, इस सवाल में चॉइस मिलेगी आपको, या तो आप नसर निगारी की खुसूसियात कर लें या फिर आप मजमून कर लीजिए। दिए गए 2 मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून तहरीर करें। देखिए यहाँ पर आपको 2 मजमून दिए जाएंगे और आपने कोई एक मजमून करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मजमून करें, क्योंकि मजमून करने के लिए ना आपको काफी सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। तकरीबन कह सकते हैं 6-7 टॉपिक तो लाजमी आप करेंगे, तब जाके आपका एक मजमून होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा चॉइस नहीं है, सिर्फ 2 हैं और एक लाजमी करना है। और ये मेनली रिसेंट मौजूआत पर आप मजमून आता है, मतलब जो भी मुल्क में हालात होते हैं या जो भी मौजूदा सूरत हाल होती है, मजमून उसी पर आता है, ठीक है? तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मजमून की तरफ जाएं। आप नसर निगारी की खुसूसियात कर ले, बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास वही, क्योंकि मजमून अब बच्चों वाला तो करेंगे ना, आप कोई छोटी क्लास में तो अब है नहीं, फर्स्ट ईयर में आएंगे तो अच्छे खासे पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि नसर निगारी की खुसूसियात कर लें। और तकरीबन इन तमाम सवालात की लेंथ वगैरह की अगर हम बात करें तो अब क्योंकि 20 नंबर का सवाल है तो देखिए 2-4 पेजेस नहीं लिख सकते आप, तो आपको तकरीबन 6 से 7 पेजेस लाजमी करने हैं, ठीक है? देखिए कम नहीं हो सकते हैं, ज्यादा लाजमी हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो जितना अच्छा लिख के आएंगे और जितना प्यारा लिख के आएंगे, जितना ज्यादा लिख के आएंगे एग्जामिनर उतने नंबर आपको देगा, उतने अच्छे नंबर आपको देगा। सो बेहतर यही है बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं ताकि बेहतरीन नंबर आप हासिल करें, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के टारगेट पेपर में जल्दी जल्दी अपलोड करूँ तो मुझे इस वीडियो पर बहुत जबरदस्त सा रिस्पॉन्स चाहिए। तो फटाफट लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये टारगेट पेपर कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट टारगेट पेपर भी बहुत जल्दी अपलोड करूँ।